हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा इस सीरीज़ की यह 46 नंबर डिक्टेशन है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। यहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। रेडी? दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत रूस का विघटन, फलस्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का ध्रुवीकरण, पूर्वी यूरोपीय देशों में पूंजीवाद के अनुकूल राजनीतिक उथल-पुथल, खाड़ी युद्ध, विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं का ठहराव आदि नजर आता है। इस प्रकार पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बदलाव और भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने संकट के परिप्रेक्ष्य में सन 1991 के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित स्वरूप के स्थान पर उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अनेक आशंकाओं, विवादों और विरोधों के बावजूद अपनाया गया, जिसके परिणामों को अब समीक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इस रूप में भी परखना चाहिए कि तथाकथित उदारीकरण कहीं विकास का वह पूंजीवादी मार्ग ही तो नहीं है जो कहने को तो अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है, किंतु वास्तव में यह है नव साम्राज्यवाद जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के शोषण का नारा है तथा विश्व में देशों, वर्गों एवं व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमता की खाई और चौड़ी करने का नया वैश्विक अर्थतंत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आज़ादी के बाद नेहरू महालोनवेस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप दिया गया। इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं राजकीय क्षेत्र का समन्वय था। सोच यह था कि समाज और सरकार मिलकर अर्थव्यवस्था का संचालन करेंगे, किंतु ऐसा संभव हुआ नहीं। सरकारी तंत्र को जनता के प्रति निष्ठावान नहीं बनाया जा सका और न जनता को इतना जागरूक किया जा सका कि वह राजकीय क्षेत्र में खुले कारखानों एवं राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों को अपना माने, खुद सहभागिता निभाए और राज्य एवं जनता के बीच की दूरी को पाटकर नए लोकतांत्रिक संबंध बनाए। परिणामस्वरूप सरकारी उद्योगों को भरपूर संरक्षण देने के बावजूद वे देश के विकास में भागीदार बनने के बजाय अर्थव्यवस्था पर उल्टा बोझ बन गए। 7वीं योजना के काल में 230 से अधिक सरकारी उद्योग, जिनमें 325 लाख रुपए की पूंजी लगी थी, हर वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चलने लगे। आशा तो यह थी कि इनके विकास के लिए जो विदेशी ऋण लिया गया था उसे वापस करने के पश्चात यह उद्योग उचित मात्रा में लाभ कमाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करेंगे, किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। इनको चलाने के लिए अधिकाधिक ऋण लिए गए तथा भारत पर ऋण भार बढ़ता गया। निर्यात भी अपेक्षित मात्रा में नहीं बढ़ा, क्योंकि इन उद्योगों में कुशलता की विशिष्टीकरण
या प्रबंधन की कमी के कारण इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की ऊंची लागत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकी। इन सब कारकों के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की सोच को बदलना पड़ा। नए सोच की मुख्य दिशा थी उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ था सरकारों द्वारा आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप। इसी के साथ ही हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी वेबसाइट पर जाकर टाइप करना चाहते हैं टाइप करके देख सकते हैं।